माय नेम इज अवधेश कुशवाहा फ्रॉम कौटिल्य अकेडमी इंदौर। मैं आज आपको हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। स्टार्टिंग करते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2500 से 1750 बीसी माना गया है, लेकिन डीपी अग्रवाल के अनुसार कार्बन 40 के अकॉर्डिंग इसको 2300 से 1750 बीसी माना है। सिंधु घाटी सभ्यता के समान हमारे विश्व में दो सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समान विश्व में दो सभ्यताएं हैं। एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला फरात या टाइग्रिस नदी लिन्यास नदी के किनारे है, और दूसरी है मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे है। इन दोनों सभ्यताओं के समान ही हमारे देश में एक सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे होगी। इन तीनों सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला फरात या टाइग्रिस लिन्यास नदी के किनारे है। तो आज हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। स्टार्टिंग में आज आपको हिस्ट्री के स्टेप केवल फ्रेमिंग के बारे में बताऊंगा। एंशिएंट हिस्ट्री आज पूरा देखिए। आज सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी जो कि अपने मानसरोवर झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर के लेह जिले को टच करती हुई और ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समान ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इनका मुख्य व्यवसाय था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार करना था, और ये दूसरा व्यापार के साथ साथ कृषि भी करते थे। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी सरस्वती, जिसे पूर्व में विंसन के नाम से जानते थे, विंसन की बाढ़ के आने से सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसका जो कालक्रम है वो 2500 से 1750 बीसी, लेकिन कार्बन 40 के अकॉर्डिंग इसे 2300 से 1750 बीसी के मध्य माना गया है। सिंधु नदी की सहायक सरस्वती, जिसे पूर्व में विंसन के नाम से जानते थे, विंसन की बाढ़ आने से सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसके बाद भारत के पास सिंध प्रांत में मध्य एशिया से आगमन होता है आर्यों का, और आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र को, यहां पे आगमन होता है आर्यों का आगमन, और आर्यों ने जिस क्षेत्र में निवास किया इस क्षेत्र को बोला गया सप्त सिंधु प्रदेश। इनका मुख्य व्यवसाय यहां पे हुआ पशुपालन। ऐसा माना जाता है कि आर्य सबसे बुद्धिमानी मनुष्य थे। सबसे बुद्धिमानी मनुष्य होने के कारण इन्होंने पहली बार वेद लिखना प्रारंभ किया, और प्रथम वेद, जैसे ही वेद लिखना प्रारंभ किया, काल प्रारंभ होता है ऋग्वैदिक काल, और प्रथम वेद लिखा ऋग्वेद। तो काल का नाम यहाँ पे पड़ता है। दूसरा स्टेप हिस्ट्री के अंदर आता है, यह है आपका पहला सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा स्टेप आता है ऋग्वैदिक काल। यह कार्यक्रम चला था अपना 1500 से 1000 बीसी के मध्य एशिया से। एक बार फिर देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समान दो सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे बसी हुई थी, और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी। इन तीनों सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन्हीं सभ्यताओं के समान ही अपने भारत में एक थी सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का कालक्रम 2500 से 1750 बीसी, लेकिन डीपी अग्रवाल ने कार्बन 40 के अकॉर्डिंग इसे माना 2300 से 1750 बीसी। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी की सहायक सरस्वती नदी, जिसे पूर्व में विंसन के नाम से जानते हैं, विंसन की बाढ़ से सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी तरह से समाप्त होती है। इसके बाद मध्य एशिया से आगमन होता है आर्यों का। आर्य सबसे बुद्धिमानी मनुष्य थे। इन्होंने पहली बार वेद लिखना प्रारंभ किया, और वेद लिखना प्रारंभ किया तो काल प्रारंभ हुआ वैदिक काल, और प्रथम वेद लिखा ऋग्वेद। तो काल का नाम पड़ा ऋग्वैदिक काल। इस जिस क्षेत्र में आर्यों ने निवास किया उस क्षेत्र को बोला गया सप्त सिंधु प्रदेश, और इनका मुख्य व्यवसाय हुआ पशुपालन। पशुपालन से पूरी तरह से आर्यों का व्यवसाय या जीवन यापन नहीं चलने के कारण ये धीरे से आकर्षित हुए कृषि के लिए, और कृषि के लिए आकर्षण के कारण सबसे उपजाऊ जमीन थी गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, और ये भारत में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र बिहार। जैसे ही भारत में आगमन हुआ आर्यों का गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में,
इस क्षेत्र में जैसे ही आर्य आए, इस क्षेत्र को बोला गया, यहां पर नाम पड़ा आर्यावर्त, और इनका मुख्य व्यवसाय यहां पर हो गया कृषि। काल का नाम पड़ेगा यहां पर उत्तर वैदिक काल। हिस्ट्री के अंदर कहीं भी उत्तर शब्द लगे, इसका मतलब है कि जो पहले काल चल रहा था वैदिक काल, उस काल का धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो इस काल का नाम, ये तीसरा स्टेप हिस्ट्री के अंदर आया, इस काल का नाम पड़ा उत्तर वैदिक काल। अब ये काल चलेगा 1000 से 600 बीसी के मध्य। जैसे ही आर्यों ने यहाँ पर कृषि करना शुरू कर दी, सबसे उपजाऊ जमीन थी, कृषि के लिए आपस में कृषि के बंटवारे के लिए लड़े, यहाँ पर आपस में 16 ग्रुपों में बट गए। और जैसे ही 16 ग्रुपों में बटे, ठीक है, कृषि करने के लिए आपस में यहाँ पर अलग अलग ग्रुपों में बटे, और 16 ग्रुपों में बटे। यहाँ पर काल का जैसे ही 16 ग्रुपों में बटे, मतलब इनको कहा गया 16 जनपद, और काल का नाम पड़ा महाजनपद काल। ये बढ़ गए यहाँ पर 16 जनपदों में। 16 जनपदों में बटने के कारण इनको काल का नाम, ये चौथा स्टेप हिस्ट्री के अंदर आया, महाजनपद काल। महाजनपद काल चला था 600 से 545 बीसी के मध्य। तो ये 4 स्टेप हिस्ट्री के अंदर हुए। सबसे फर्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे। इसी तरह सिंधु घाटी की सभ्यता के समान 2 सभ्यताएं, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला फरात नदी के किनारे है, उसी के समान भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता है। ऐसा माना जाता है सिंधु नदी की सहायक नदी सरस्वती, जिसे पूर्व में विंसन के नाम से जानते थे, विंसन की बाढ़ से सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी तरह से समाप्त होती है। जैसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त होती, मध्य एशिया से आगमन होता है आर्यों का। आर्य जिस क्षेत्र में निवास किया, क्षेत्र बोला गया सप्त सिंधु प्रदेश, और इनका मुख्य व्यवसाय हुआ पशुपालन। आर्यों ने यहाँ पर पहली बार वेद लिखना प्रारंभ किया, और काल का नाम पड़ा वैदिक काल, और प्रथम वेद लिखा ऋग्वेद, तो इसलिए काल का कंप्लीट नाम यहाँ पे पड़ गया ऋग्वैदिक काल। ये चला 1500 से 1000 बीसी। पशुपालन से आर्यों का जीवन यापन नहीं चलने के कारण धीरे से आकर्षित हुए कृषि के लिए, और कृषि के लिए सबसे उपजाऊ जमीन थी गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। जैसे ही गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आए, इस क्षेत्र का नाम पड़ा आर्यावर्त, और मुख्य व्यवसाय हुआ कृषि। कृषि के बंटवारे के लिए आर्य आपस में झगड़े और 16 ग्रुपों में बटे। यहाँ पर 16 जनपद जैसे ही बटे, तो इस काल का नाम पड़ गया महाजनपद काल। अब ये 16 जनपदों में से एक जनपद सर्वश्रेष्ठ होगा, जो सारे जनपदों को हराकर इस उपजाऊ जमीन में पटना बिहार की गद्दी पर बैठेगा। तो अब 16 जनपदों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जनपद जो हुआ, वो हुआ मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य सभी जनपदों को हराकर पटना बिहार की गद्दी पर बैठा, जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, और बाकी के 15 जनपद इसके अंडर में काम करेंगे। अब भारत में आई केंद्रीय सत्ता, एक शासक है, एक साम्राज्य है, उसके अंडर में 15 जनपद कार्य करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य बैठेगा भारत की गद्दी पर। मगध साम्राज्य सबसे उपजाऊ जमीन, पटना बिहार का क्षेत्र। मगध साम्राज्य केंद्रीय सत्ता। जैसे ही मगध साम्राज्य बैठा, मगध साम्राज्य ने चलाए अपने वंश, और मगध साम्राज्य गद्दी पर बैठने पर इसने 4 वंश चलाए। और पहला वंश चला हर्यक वंश। हर्यक वंश के पश्चात दूसरा वंश चलेगा, इसमें शिशुनाग वंश। शिशुनाग के पश्चात नंद वंश, और इसमें लास्ट वंश जो रहा वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। ये था आलसी एवं कमजोर शासक। जैसे ही अंतिम वंश का राजा मौर्य, केंद्रीय का शासन व्यवस्था थी मगध साम्राज्य में, जैसे ही इसके वंश का मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ आलसी एवं कमजोर हुआ, तो 15 जनपद किसी आलसी राजा के अंडर पे काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो भारत पर छोटे छोटे इसके पश्चात उपस्थित हैं छोटे छोटे 3 वंश उपजेंगे, ठीक है ना। कोई भी शासक आलसी राजा के अंडर पे काम करना पसंद नहीं करेगा। तो भारत के अंदर अगला स्टेप आता, भारत के अंदर उपजे छोटे छोटे 3 वंश, और वो 3 वंश कहां कहां पर थे ये देखिए। इसमें पहला वंश उपजा शुंग, ये मध्य प्रदेश में था। इसने अपनी राजधानी बनाई विदिशा। इसका कोड वर्ड ध्यान रखना है आपको, पीडी
पीडी मतलब जो फर्स्ट डिजिट होगा वो उस वंश का होगा संस्थापक। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, और इसका अंतिम शासक जो हुआ, इस वंश का अंतिम शासक हुआ देवभूति। दूसरा वंश यहीं पे उपजा कणव। कणव वंश था यहां पर बिहार में, राजधानी बनाई पाटलिपुत्र या पटना। इसमें आपको कोड वर्ड ध्यान रखना है VS। फर्स्ट डिजिट होगा संस्थापक, संस्थापक हुआ वसुदेव, और अंतिम शासक इसका हुआ सुशर्मा। तीसरा वंश यही भारत के अंदर उपजा शातवाहन, ये महाराष्ट्र में था, राजधानी इसने बनाई पाटलिपुत्र या पटना। इसमें कोड वर्ड आपको ध्यान रखना है CG। पहला डिजिट संस्थापक होगा सिमुख, सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुख, और सातवाहन वंश का अंतिम शासक होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। जैसे ही भारत केंद्रीकृत सत्ता समाप्त हुई, मगध साम्राज्य आलसी एवं कमजोर हुआ, अंतिम राजा 3 टुकड़ों में बटा। जैसे ही ये 3 टुकड़ों में बटेगा, विदेशियों की नजर भारत पर पड़ेगी और विदेशी देखेंगे कि भारत की केंद्रीकृत सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। जैसे ही केंद्रीकृत सत्ता होगी, समाप्त होगी, तो विदेशी देखेंगे इस पर और विदेशियों का होगा आक्रमण। हिस्ट्री के अंदर ये स्टेप में पूरी 2 स्टेप पे एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होगी। एक तो पहले केंद्रीकृत सत्ता रहेगी, धीरे धीरे उस वंश का आलसी एवं कमजोर होगा। जैसे ही कमजोर शासक होगा तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, और जैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, विदेशियों की नजर भारत पर पड़ेगी और भारत में विदेशी आक्रमण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विदेशी जानते हैं कि यदि एक शासक पर आक्रमण किया तो ये दोनों शासक इसको बचाने के लिए नहीं आएंगे, और धीरे धीरे इस तीनों वंशों को समाप्त करेंगे और भारत पर क्या करना चाहेंगे, राज करना चाहेंगे। तो इसके पश्चात अब भारत जैसे ही केंद्रीकृत सत्ता समाप्त हुई और भारत 3 टुकड़ों में टूटा, तो भारत के अंदर होंगे विदेशी आक्रमण, और भारत में होते हैं 4 विदेशी आक्रमण। अब देखिए इसमें भारत में कौन कौन से आक्रमण हुए। इसके पश्चात अगला स्टेप, पहला आक्रमणकारी जनजाति का नाम था, ईरान से जनजाति ने आक्रमण किया, बैक्टेरियन जनजाति आक्रमण किया। बैक्टेरियन ने जैसे ही आक्रमण किया, ये भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, पाकिस्तान के क्षेत्र तक ही सीमित रहे। बैक्टेरियन ने अपनी राजधानी बनाई सियालकोट या साकल का क्षेत्र। इन्होंने भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरा आक्रमणकारी आया था चीन से, और चीन से जनजाति आई शक ने पाकिस्तान के क्षेत्र राजधानी बनाई तक्षशिला। शक भारत के अंदर प्रवेश कर गए और ये भारत में नासिक, मथुरा और उज्जैन तक आक्रमण किया। नासिक, मथुरा और उज्जैन तक आक्रमण किया। यहां पर पहली बार शकों को उज्जैन के स्थानीय राजा विक्रमादित्य ने परास्त किया और एक कैलेंडर चलाया विक्रम संवत 57 BC में, 57 BC में। जैसे ही अब तीसरा आक्रमणकारी, इसमें तीसरे आक्रमणकारी फिर से ईरान से आक्रमण होता है और ईरान से जनजाति आती है बैक्टेरियन शक, पार्थियन जनजाति ने आक्रमण किया यहां पर, और पार्थियन जनजाति ने भी राजधानी बनाई तक्षशिला। पार्थियन भी भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, पाकिस्तान तक क्षेत्र तक रहे। तीसरा अंतिम आक्रमणकारी चीन से फिर आया कुषाण वंश। कुषाण वंश ने जैसे ही आक्रमण किया, कुषाण वंश ने राजधानी बनाई पाकिस्तान का क्षेत्र पुरुषपुर या पेशावर को। पुरुषपुर या पेशावर। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क शासक रहेगा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने आक्रमण किया भारत पर और पूरे इसने उत्तर भारत को जीत लिया। और पटना बिहार की जो सबसे उपजाऊ जमीन थी, वहां पर कोई विदेशी शासक चीन का बैठ गया कनिष्क। जैसे ही उत्तर भारत में कनिष्क का कब्जा हुआ, नीचे दक्षिण भारत होता है स्वतंत्र, और दक्षिण भारत जैसे नीचे स्वतंत्र हुआ, ठीक है, दक्षिण भारत में उपजे छोटे छोटे 3 वंश उपजेंगे। यहां पर केरल में जो वंश उपजा
कर्नाटक में वंश उपजा था चेर। राजधानी बनाई इसने वज्जी। क्षेत्र है कर्नाटक। तमिलनाडु में दो वंश उपजे, एक तो उपजा चोल, तमिलनाडु में है। राजधानी बनाई कावेरीपट्टनम, और दूसरा यहां पे तमिलनाडु में उपजा पांडवंश ने राजधानी बनाई मदुरई। अब आपने देखा कि भारत छोटे छोटे उत्तर को एक विदेशी शासक भारत की गद्दी पर बैठा हुआ है। यहां पे आ गया कोई सा विदेशी शासक, पटना बिहार की गद्दी पर बैठा हुआ है विदेशी शासक। ये यहां पर बैठ गया कनिष्क, कुषाण वंश का शासक। पूरा उत्तर भारत उसके अंडर पे, और नीचे दक्षिण भारत में 3 राज्य होते हैं स्वतंत्र। और जैसे ये 3 राज्य स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, इसके पश्चात कोई विदेशी शासक चीन का बैठा हुआ है। अब भारत की गद्दी पर कोई स्थानीय वंश भारत का ही उपजेगा, जो कनिष्क को धीरे से परास्त करेगा, और कनिष्क को परास्त करके फिर से केंद्रीकृत सत्ता भारत में लाएगा। ठीक है, इसके पश्चात जैसे भारत का एक स्थानीय वंश उपजा कौन सा, गुप्त सम्राट उपजेगा, और गुप्त साम्राज्य कनिष्क को परास्त करेगा और फिर से केंद्रीकृत सत्ता लाएगा, और ये धीरे धीरे अपने राजाओं पे शासन चलाएगा। थैंक यू। इसके आगे का मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर पे देता हूं, इसके आगे की हिस्ट्री।